राहुल गांधी जी भी और उनकी बहन भी जब मौका मिले, जितने मौके मिले, हर स्पीच में वो बोलते हैं कि हमने हमारे पिता की कुर्बानी दी है, मेरी दादी देश के लिए शहीद हुई है। इसे शहीद होना नहीं बोलते हैं, इसे अपने कर्मों का फल मिलना बोलते हैं। इमरजेंसी के बाद वो इलेक्शन हार गए, ऑब्वियसली द कंट्री थ्रू देम आउट, वोटेड देम आउट। तब इंटरेस्टिंगली संजय गांधी ने इंदिरा जी को कहा कि हम अगला चुनाव इस मुद्दे पर जीतेंगे कि हम हिंदुओं और मॉडरेट सिख्स को मिलिटेंट सिख से बचा रहे। अच्छा, पंडित जी डिड नॉट वांट डायनेस्टी पॉलिटिक्स, परिवारवाद वो नहीं चाहते थे। ये एक मिसकंसेप्शन है क्योंकि उन्होंने ही अपनी बेटी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी बनाया जी। और पॉलिटिक्स में आगे प्रोपेल भी किया। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ राव्या साडा और आप देख रहे हैं लाइफ फीड टॉक्स। आज की हमारी जो गेस्ट है, शी इज़ अ वेल नोन ऑथर, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट एंड अ पॉपुलर फेस ऑन न्यूज़ डिबेट्स। प्रैक्टिकली शी इज़ अ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हम कह सकते हैं, पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट। सो प्लीज़ वेलकम प्रियम मोदी गांधी। हाय प्रियम। हाय, थैंक यू फॉर वेलकम टू हैविंग द मी। शो। थैंक यू वेलकम राव्या। प्रियम। सबसे पहले तो ना आप ये बताएं, आपका जो सरनेम है प्रियम मोदी गांधी, तो ये दोनों सरनेम ही अभी इंडिया पर किसी ना किसी तरह रूल कर रहे हैं। जी, प्योरली कोइंसिडेंटल है। मोदी इज माय हस्बैंड्स फैमिली सरनेम और थैंकफुली एक लेटर अलग है, वरना तो मैं जी। बहुत ज़्यादा ट्रोल हो जाती सोशल मीडिया पे। करेक्ट। एंड गांधी इज़ माय मेडन सरनेम, तो Do you काफ़ी get messages for your surname? I get trolled. I get Yeah. trolled for my surname. People make fun of me left, right, and center on Yeah. social media. Yeah. But it's also an icebreaker. Yeah. It stays in people's memories, so it's good. Yes. Let's continue with our conversation. आपका जो आर्टिकल था, इंदिराज धृतराष्ट्र Syndrome. syndrome, जी. इंदिराज धृतराष्ट्र syndrome and emergency access. Yes. करेक्ट, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। जी. सो इसके बारे में कुछ अगर आप बता सके कि इंदिरा गांधी के फैसलों ने किस तरह हमारे देश को प्रभावित किया, और उनका जो पुत्र मोह था, ये कह लीजिए, जी. उनके फैसलों की वजह से हमारे देश को क्या क्या भुगतना पड़ा। जी. So एक तो पहले तो ये हमें समझना चाहिए कि लोग बोलते हैं कि पंडित जी डिड नॉट वांट डायनेस्टी पॉलिटिक्स, परिवारवाद वो नहीं चाहते थे। करेक्ट। ये एक मिसकंसेप्शन है क्योंकि उन्होंने ही अपनी बेटी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी बनाया जी। और पॉलिटिक्स में आगे प्रोपेल भी किया। अगर वो नहीं चाहते थे कि उनकी लीनिएज आगे बढ़े, तो आजकल वो चल रहा है कि एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ने कोई इंटरव्यू में कहा है कि मेरे बेटे मेरे जो बिजनेसेस है उनकी प्रॉपर्टी और वो बिजनेस के हकदार है, जी। लेकिन मेरी पॉलिटिकल लेगेसी के हकदार तो कार्यकर्ता है मेरे। तो ये थिंकिंग अगर पंडित जी का होता तो वो इंदिरा जी को इतना आगे नहीं करते, नंबर वन। जी। इंदिरा जी जब प्राइम मिनिस्टर बनी, उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से संजय गांधी को अनऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर ऑलमोस्ट का पद दे दिया, या फिर उन्होंने संजय जी ने ले लिया वो पद, दैट आई थिंक इज एक्सट्रीम पुत्र मोह। अब जैसे कि बिल्कुल भी उनको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती ऑपोजिशन से, तो वो इतने ड्रास्टिक स्टेप्स ले लेते। इमरजेंसी इस वजह से तो उन्होंने अनाउंस की क्योंकि देश के कई इलाकों में प्रोटेस्ट्स हो रहे थे, नवनिर्माण मूवमेंट, जो स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट्स थे उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ, उनकी टायरनी के खिलाफ, वो देश के कोने कोने में चल रहे थे। तो ये प्रोटेस्ट्स और उनसे जो इनसिक्योरिटी आ रही थी
कि ये हमारी सरकार गिरा देगी ये प्रोटेस्ट, या फिर उसी वक्त उनका सुप्रीम कोर्ट का वो केस चल रहा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट, एंड देन इट वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। तो उस इनसिक्योरिटी से उन्होंने इस तरीके का इमरजेंसी डिक्लेयर किया, जो आज भी भारत की डेमोक्रेसी में सबसे लाइक ब्लैक स्पॉट जिसे बोल सकते हैं। अब जब नाउ यू थिंक अबाउट इट कि आज जो कांग्रेस पार्टी है वो अपने आप को कस्टोडियंस ऑफ डेमोक्रेसी मानती है जी। वो मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट उनके यही अटैक्स रहते हैं कि आपने डेमोक्रेसी को कैप्चर कर दिया है, यू नो यू आर दैट यू आर कंट्रोलिंग इंस्टीट्यूशंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन इसका प्राइम उदाहरण तो दादी जी का है कि उन्होंने जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा किया, जिस तरीके से कोर्ट्स पे कब्जा करने की कोशिश की, यू नो चीफ जस्टिसेस हैव कम आउट एंड सेड दैट यू नो वी वर बीइंग प्रेशराइज्ड, वी वर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड। उन्होंने जजेस को यू नो शी गेव पोजीशंस टू जजेस जिनको मिलना चाहिए उनको साइडलाइन करके उनकी चॉइस के जजेस को डाला, यू नो। So she tried to influence the justice system also. Correct. Not just the parliament, not just media control, but even the courts she tried to influence. So इस तरीके का democracy पे threat तो इंदिरा जी के वक्त जो हुआ है वो you will not get to see, we've not seen in the history of India except for her term. Now let's come to the period of the emergency. कि एक तो मीडिया कंट्रोल कि पहले तो सब मीडिया पे ताले लगा दिए कि किसी को कुछ दिनों के लिए पब्लिश नहीं करने दिया। फिर जो इंफॉर्मेशन द मीडिया वाज सपोज्ड टू कैसे हेल हर पॉलिसीज, उनको एक तरीके से उन्हें नहीं दिखाया, एक सर्टेन इमेज उनका नहीं बनाया, तो दे वर नॉट अलाउड टू पब्लिश दो स्टोरीज। अच्छा, मतलब एक सर्टेन इमेज उनका बताना जरूरी था उस हाँ, वो माँ दुर्गा वाला, एक माँ दुर्गा वाला स्वरूप। सो लाइक वेयर दैट हैज कम फ्रॉम, आई विल टेल यू कि 71 में जब वो बांग्लादेश का वॉर वगैरह हुआ तो वही पार्टी वर्कर से बुलाया गया कि अरे शी इज माँ दुर्गा, यू नो शी इज प्रोटेक्टिंग आवर लैंड एंड ऑल ऑफ दैट। जैसे कि पार्टी वर्कर से ये भी बुलवाया गया इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, व्हिच इज नॉट ट्रू। इंडिया इज नॉट इंदिरा, इंदिरा इज नॉट इंडिया। इंदिरा हैज डन मेनी थिंग्स दैट आर एंटी इंडिया। फॉर एग्जांपल शी वाज अ केजीबी एसेट। उन्होंने सोवियट्स के लिए बहुत कुछ ऐसा किया है भारत में जो भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो इंडिया इज नॉट इंदिरा एंड इंदिरा इज नॉट इंडिया, दैट वी शुड गेट। लेकिन उन्होंने पार्टी वर्कर्स से बुलवाया ये सेम चीज, पार्टी वर्कर्स से ये भी बुलवाया कि इंदिरा इज माँ दुर्गा। अब ये माँ दुर्गा वाला इमेज कायम रखने के लिए इमरजेंसी के वक्त एक ऐसे रूल बुक था कि मीडिया को ऐसे ऐसे लिखना है, इंदिरा गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में ऐसे ऐसे लिखना है, और ना करते तो बैन हो जाता, ताले लग जाते मीडिया हाउसेस पे। वो लोग यू नो इंस्टीट्यूशंस को यू नो हाँ आईटी रेड्स वगैरह वगैरह वो सब भी यूज कर रहे थे वो। सो एंड दिस वाज ऑल डन एट द बिहेस्ट ऑफ संजय गांधी। अब इमरजेंसी के बाद वो इलेक्शन हार गए, ऑब्वियसली द कंट्री थ्रू देम आउट, वोटेड देम आउट। तब इंटरेस्टिंगली संजय गांधी ने इंदिरा जी को कहा कि हम अगला चुनाव इस मुद्दे पर जीतेंगे कि हम हिंदुओं और मॉडरेट सिख्स को मिलिटेंट सिख से बचा रहे। अच्छा, अब ये इसके लिए क्या क्या ऑर्केस्ट्रेट करना पड़ता है, आप सोचिए जी। एक तो आपको मिलिटेंट सिख्स पैदा करने पड़ते, यू नो यू विल हैव टू गिव देम आर्म्स, एम्यूनिशन, फंडिंग, नैरेटिव। करेक्ट, ऐसा पूरा एक नैरेटिव सेट करना पड़ा। करेक्ट। तो वो किया। जो आज भी खालिस्तान का इशू है, जो हम कंट्री आज भी खालिस्तान के इशू से ग्रैपल कर रही है, आज भी देश के लिए ये नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है, उन्होंने वो पूरा इशू सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए किया जी। तो ये पुत्र मोह नहीं तो क्या है, राइट? और इंडिया को बर्बाद कर दिया जी। आप भारत के इंटरेस्ट को साइडलाइन करके पुत्र यू नो आपके बेटे के सजेशंस को आप आगे करें। This is Dhritarashtra syndrome. This is what Dhritarashtra did with Duryodhan. Yeah, आँख पे पट्टी बांध ली जी, पुत्र मोह और पुत्र प्रेम के लिए जी। करेक्ट।
उस समय नेहरू जी के खिलाफ खड़े रहने के लिए, अपोजिशन में खड़े रहने के लिए क्या कोई ऐसा नेता नहीं था या कोई ऐसा लीडर नहीं था जो उनके खिलाफ खड़ा हो सके, या था और उसे दबा दिया गया? था। और अगर पावर में वो आ जाता तो, अगर उनके हाथ में हमारे देश की या बागडोर होती, तो क्या आज भारत का भविष्य उस समय अलग हो जाता? बिल्कुल ना, देखिए, लेट्स गो बैक टू पंडित जी टाइम बिफोर इंडिपेंडेंस। हम्म। तब नेहरू जी के बेसिकली तब किसी को भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ना है, हम्म। फ्रीडम स्ट्रगल में जुड़ना है, जी। तो कांग्रेस वाज द मेन मेन स्ट्रीम स्ट्रीम। पार्टी, यू हम्म। हैव टू जॉइन द कांग्रेस। हम्म। अब कांग्रेस में देयर वर टू पार्ट्स। हम्म। वन वर द रेवोल्यूशनरीज जो मानते थे कि अहिंसा से हम नहीं नहीं ये लड़ाई डरेंगे। जीत जी। सकते, जी। और एक थे नेशनलिस्ट जहाँ पे गांधी जी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल जी। एटसेट्रा, जी। जी सर। दे वर ऑल ऑन दैट साइड। हम्म। अब ये जो रेवोल्यूशनरीज सेक्शन था, लाल हम्म। बाल पाल, हम्म। शहीद भगत सिंह जी, जी। सुभाष चंद्र बोस, they were all part of this revolutionaries हम्म। group. मैं भी मानती हूँ, और ये अब इंफॉर्मेशन बाहर भी धीरे धीरे आ रहा है कि it was actually the हिंसक efforts of the revolutionaries that scared the British away. यस। तो पंडित जी के अगेंस्ट बहुत लोग थे। हम्म। सुभाष चंद्र बोस थे, करेक्ट, मोहम्मद अली जिन्ना, हम्म। he was against Nehru. ही वाज। Yeah, of course. ओके। He was against Nehru, right? Like, I mean, when Gandhi came to India from South Africa, तब मोहम्मद अली जिन्ना तो कांग्रेस में थे, वो फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट ले रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिश। जी। उन्हें गांधी का ये जो हिंदुत्ववादी एटीट्यूड था उस वक्त का, पॉलिटिक्स में हिंदुइज्म को लाना, ये गांधी जी ने मेन स्ट्रीम किया। वो जिन्ना को वो बात अच्छी नहीं लगी, और इस वजह से वो दूर हो गए कांग्रेस से। जी। एंड वी ऑल नो व्हाट हैपेंड, राइट? वो इतने उनको इंसल्ट लगा, और फिर वो एक स्टूज ही बन गए, राइट, ब्रिटिशर्स के। तो ऑब्वियसली इफ नेहरू कंटिन्यूड गांधी जी's legacy, then obviously Jinnah was anti Yes. Nehru. So there were many men at that time who were against Nehru, लेकिन उनको दबा दिया गया because गांधी जी was the most popular leader in the country. एंड उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर सेट किया। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो जो रेवोल्यूशनरी सेक्शन है, स्पेसिफिकली सुभाष चंद्र बोस एंड ऑल दोज मेन हु बिलीव्ड इन द टीचिंग्स ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, श्री अरबिंदो, स्वामी विवेकानंद, वो सेक्शन अगर आगे आता और कंट्री में लीडरशिप उस सेक्शन से बनती, तो आज देश बहुत अलग होता। हमारे जो कोर नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज है वो आज बहुत ही कम होते, और इतनी ज़मीन हमने जो दान में पाकिस्तान को, चाइना को दे दी, वो हम काफ़ी प्रोटेक्ट कर पाते। That's so true, right? Yeah. Yeah. Nehruvian blunder, this term has become popular after your interviews. आपने जो इंटरव्यूज़ दिए हैं उसके बाद। सो इसके बारे में बताएं मुझे कि द डार्क चैप्टर ऑफ इमरजेंसी असल में ये है क्या, और किस तरह पंडित नेहरू के पार्टिसिपेशन ने वो सब चीज़ें इन्फ्लुएंस की, जैसे भारत पार्टीशन हो गया, कास्ट क्लॉस्ट्रोफोब हो गया, मर्डर्स जैसे दर्दनाक जो पास्ट था, ये सब इनसे जुड़े हुए हैं। ऑफ कोर्स, आई मीन, नेहरूवियन ब्लंडर्स की बात करें तो हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट हमसे चले जाता। 62 वॉर में हमारी कोई हैसियत ही नहीं थी चाइना से लड़ने की। इनफैक्ट आपको पता है, पंडित जी इतने इन्फ्लुएंस हो गए थे, एंड ही वाज सो हैंड इन ग्लव विद द चाइनीज, कि वॉर की कुछ महीने पहले, एक तो पहले तो वो मानने को रेडी नहीं थे कि चाइना अटैक करेंगे, that China will attack India. He was not willing to believe it. He was not willing to believe that China has started to build a road through Aksai Chin. ये भी वो बिलीव करने को, he was
continuously in denial. Why was he denial? Because उनको लगता था कि हम भाई भाई है, neighbors है, और यही जो अहिंसा वाला जो fundamental problem है. Going back, see now you connect it a little bit to philosophy also, कि आज आप कुछ चीजें आप अहिंसा से नहीं जीत सकते. श्री कृष्ण ने भी हमें यही सिखाया है कि आपके लैंड को बचाने के लिए आपको जितने शस्त्र उठाने पड़े आपको उठाने चाहिए. ये हमें हमारे भगवान से सीख मिली है. सेम इशू विद पंडित जी कि जो लोग इस फिलॉसफी से, इस टीचिंग से आए ही नहीं है, वो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि हमारे देश को बचाने के लिए शस्त्र उठाने पड़ेंगे. उन्होंने आर्मी ऐसी तैयार ही नहीं की. उन्हें नए वेपन्स, गुड यूनिफॉर्म्स, गुड सिस्टम्स वो बना के ही नहीं दिए. तो वी वर कंप्लीटली अंडर प्रिपेयर्ड टू फाइट अ वॉर. इतना ही नहीं, 62 वॉर के कुछ महीने पहले चाइना से एक टीम आई. चाइनीज गवर्नमेंट की टीम थी, एक्चुअली PLA की टीम थी. नेहरू जी ने आदेश दिया इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को कि प्लीज़ इनको वेलकम भी कीजिए और दिखाइए कि हमारे पास क्या क्या वेपन्स है, हमारी क्या क्या तैयारी है, हमारे पोस्ट्स कैसे दिखते हैं, इनको सारी चीज़ें दिखाइए. ओपन ऑल योर डोर्स, शो देम एवरीथिंग. Obviously, will you show your enemy what you have? I mean, why will you do this? Exactly. So whose interest? So question ये पैदा होता है कि डिनाइल में रहने की हद है. मतलब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये तो क्लियर है कि आप देश के हित में तो काम नहीं करते थे एज प्राइम मिनिस्टर. तो हु वाज योर बॉस? आपके बॉस कौन थे? आज जैसे क्वेश्चन पैदा होता है कि राहुल गांधी के बॉस कौन है. बहुत लोग मानते हैं कि जॉर्ज सोरोस एंड दैट मीडिया नेटवर्क इज देयर. तो उस वक्त ये क्वेश्चन ये पैदा होता है कि पंडित नेहरू के बॉस कौन थे. Can you answer this? No. So, Pandit, the answer lies in some of the things that Pandit Nehru has himself said. He has himself said that I am the last Englishman to rule India. अब वो खुद को Englishman बता रहे हैं, तो बॉस तो ब्रिटिश ही होंगे. Yeah. My God. The way they ruled and the way they the things in India. Anyways, कांग्रेस की जब हम बात करते हैं, कांग्रेस जब सत्ता में आई आफ्टर इंडिपेंडेंस, व्हाई इंडिया लैक्ड अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन? क्या कोई ऐसे प्रमुख दावेदार थे जो कांग्रेस के अपोजिट में खड़े हो सकते थे? जी, तो करेक्ट. सो व्हाई इंडिया लैक्ड अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन? The opposition voices, for example, सुभाष चंद्र बोस, वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे एक टाइम के लिए, लेकिन गांधी जी ने इतना उनके खिलाफ पार्टी के अंदर नेटवर्क खड़ा किया that he got tired. Plus he did not believe in this सत्याग्रह and अहिंसा and this non-violence strategy. So he said मैं अपना कर लूँगा, and he went ahead and he started Forward Bloc. And ऐसा माना जाता है कि उनकी alleged डेथ के बाद भी जो उनका नेटवर्क था वो एक्टिव रहा. वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता रहा, इनकरेज करता रहा कि आज़ादी की लड़ाई आप हिंसा से लड़िए. सो दैट he was a very strong contender, but he had an unfortunate alleged death, mysterious death. Okay, another contender, वल्लभ भाई पटेल, वो 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते बनते रह गए because गांधी जी chose Nehru over him. But the true person and deserving person for the post of Congress president was सरदार पटेल. सरदार पटेल पार्टी के फाइनेंसेस अरेंज करते थे. सरदार पटेल को पता था कि किस प्रोविंस में किस रिप्रेजेंटेटिव कैसे जीत सकते हैं. सरदार पटेल को स्ट्रॉन्ग आर्म करना भी आता था. आखिर
एंड आई टेल यू व्हाई. आज अगर देश हमारा एक है, ओनली 3 टुकड़ों में बटा वर्सेस 10-12 टुकड़ों में, वो सरदार पटेल की वजह से. और ये मैं इसीलिए कहती हूँ क्योंकि 46 में तो जब ब्रिटिशर्स ने पंडित जी को पूछा कि अगर हम आपको आज़ादी दे दे भारत को तो कैसे देनी चाहिए, व्हाट इज़ द वे टू गिव आज़ादी, तब पंडित जी ने एक लेटर में लिखा है कि मेरे ख्याल से ये 3000 वर्ड का लेटर है, तो डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान अलग होना चाहिए, जो हमारे बड़े प्रिंसली स्टेट्स हैं वो अलग देश बनने चाहिए, जो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको क्लस्टर्स बना दो और एक क्लस्टर एक नेशन होगा. कंप्लीटली बाल्कनाइज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ये नेहरू जी का प्रपोजल था कि ऐसे हमें आज़ादी दो. तो थैंक गॉड देयर वाज अ सरदार पटेल जिन्होंने एटलीस्ट देश को सिर्फ 3 ही टुकड़ों में बंटने दिया वर्सेस balkanizing the entire subcontinent. बट व्हाई, जैसे आपने अभी बताया द लव ऑफ इंदिरा गांधी उनके पुत्रों के लिए, करेक्ट, उनके बच्चों के लिए, वैसे ही गांधी वाज ऑलवेज इन फेवर ऑफ नेहरू, ऑलवेज. व्हाई? See, this is very interesting. इसमें अगर आप थोड़ा डीपली लेटर्स पढ़े दोनों के, द लेटर एक्सचेंजेस बिटवीन गांधी जी एंड नेहरू जी. So Motilal Nehru was also a Congress worker. He was a very rich man. वो बहुत पार्टी को फाइनेंस करते थे. और उन्होंने 1928 से शुरू कर दिया था गांधी जी को ये प्रेस करना कि मेरे बेटे को प्रेसिडेंट बनाइए. ओके. फिर उनकी डेथ हो गई कुछ साल बाद. और उस वक्त सी देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ दैट इमोशनल ब्लैकमेल जो कहते हैं. पंडित जी इन हिज लेटर्स रिपीटेडली वो इस तरीके का इमोशनल ब्लैकमेल ही बोल सकते हैं गांधी जी को करते थे कि अब मेरे पिताजी नहीं रहे, आप ही मेरे पिता समान है, अब मेरा कोई नहीं है, आप ही है, अगर आप मेरे नहीं हैं तो मैं ये राजनीति छोड़ दूंगा. ओके, सो व्हाट, आई डोंट नो अ वर्ड फॉर दिस, आई तो कॉल इट इमोशनल ब्लैकमेल ओनली. तो उन्होंने उनको कैप्चर कर दिया गांधी जी के इमोशंस को. और ऑफ कोर्स गांधी जी डिड बिलीव इन नॉन वायलेंस. तो उनको जो बाकी के कंटेंडर थे ये जो एग्रेसिव वाले, दैट दे वर नॉट गुड इनफ फॉर हिम. सरदार पटेल गांधी जी को लगता था कि बहुत ही देसी है, और तब देसी होना वाज विद अ नेगेटिव कॉनोटेशन. अब पॉजिटिव बन चुका है कि अगर आप अपने रूट से कनेक्टेड है तो इट इज अ स्ट्रेंथ, नॉट अ वीकनेस. बट गांधी जी सॉ इट एज सरदार पटेल्स वीकनेस. एंड ही चोज पंडित जी बिकॉज ही थॉट पंडित जी इज अ ग्लोबल वॉइस जो अंग्रेजी बोल सकते हैं और बाकी के देशों में, हाँ, बाकी के इंटरनेशनल लीडर्स से बात कर सकते हैं. बट दिस वॉज वन ऑफ हिज बिगेस्ट मिस्टेक्स बिकॉज अगर हम देखें तो पंडित जी के सबसे बड़ी जो गलतियां हैं वो जियो पॉलिटिक्स में ही हुई है. अगर वो इतने महान स्टेट्समैन होते तो इतनी बड़ी जियो पॉलिटिकल गलतियां नहीं करते. हिंसा अहिंसा के चक्कर में नहीं, जियो पॉलिटिकली ओनली ही डिड नॉट अंडरस्टैंड कि कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में उनको समझ में ही नहीं आया कि गिलगित बाल्टिस्तान का क्या वैल्यू है. उनको समझ में ही नहीं आया कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का क्या स्ट्रेटेजिक वैल्यू है. गिलगित बाल्टिस्तान में अंग्रेज न्यूक्लियर स्टेशंस चला रहे थे क्योंकि एवरीबडी वाज इन द रेस फॉर द एटम बॉम्ब. वहाँ पे सोवियट्स अपना बॉम्ब टेस्ट कर रहे थे, वो पूरा डेटा अंग्रेज लेके जा रहे थे वहाँ से. ज़मीन तो हमारी थी. वो नेहरू जी को पता ही नहीं था कि वहाँ ऐसी कुछ एक्टिविटी चल रही है और वो एक्टिविटी का महत्व क्या है. और उस लैंड के बदले में शायद वो पाकिस्तान की लैंड भी हमारे में अंदर रख सकते, you know, just to give that part on lease to the British. अगर वो negotiate कर लेते as a great statesman कि ठीक है आपको इतनी लैंड चाहिए, आपको इतना फ्रीडम चाहिए यहाँ पे आपके स्टेशंस चलाने का, आप चलाइए 100 साल तक, लेकिन उसके बदले में आप जिन्ना को जितना लैंड दे रहे हैं
उसको आप 1/10 कर दीजिए, ये मान जाते, वो ब्रिटिश मान जाते ये ऑफर. This people do not know about this. People don't know Many this. people do not know People about don't know this. this. Northwest Frontier Province जो हमारे देश के लिए was a gateway to Central Asia. हाँ, एंड मिडिल ईस्ट. वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जहाँ यू नो अब खान अब्दुल गफार खान थे, जी. वहाँ पे उन्होंने लॉ चेंज किया कि उनको भारत से जुड़ना है या पाकिस्तान से जुड़ना जी. है. इसके लिए गांधी जी और पंडित जी ने वहाँ लॉ चेंज करवाया कि नहीं नहीं, इलेक्टेड मेंबर्स विल नॉट वोट, प्लेबिसाइट होगा. वहाँ से ही तो प्लेबिसाइट का ड्रामा शुरू हुआ. कंटेस्ट ही नहीं किया हमने, ऑप्शन ही नहीं दिया कि आप भारत से जुड़ो. वी डिड नॉट कंटेस्ट दैट इलेक्शन, वी जस्ट गेव इट अवे टू पाकिस्तान. Yeah. थाली में सजा के. The great statesman gave it away to Pakistan. Oh my God. कांग्रेस का डाउनफॉल जो है वो क्लियरली विजिबल है लोगों को. ऐसी क्या नीतियां हैं जो कांग्रेस अपना रही है या कह लीजिए थोप रही है जिसकी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लीडर चले गए, जो युवा नेता है सचिन पायलट वो भी खुश नहीं है. यू नो व्हाई इज दिस हैपनिंग? सब खफा खफा रहते हैं और जिसकी कीमत राजस्थान में कांग्रेस को चुकानी पड़ी. See, I'll tell you what. There are multiple answers to this. मैं आपको I'll give you several points. One point is कि जो सच में truly ground से जुड़े हुए leaders हैं, उनके मन में ये विश होती है कि हमें लोगों के लिए काम करना है कंटिन्यूअसली. हमें कोई पद पोजीशन चाहिए जिसकी वजह से हम लोगों के लिए काम कर पाए. जब ऐसे स्ट्रॉन्ग ज़मीन से जुड़े हुए नेता को कोई लीडरशिप नहीं दिखती, तब वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो सफोकेट हो जाते हैं और फिर वो आउटलेट ढूंढने लगते हैं. और यही हो रहा है कि ना तो कोई लीडर है कांग्रेस में जिनके पीछे या जिनके विजन से ये जो स्ट्रॉन्ग ग्राउंड लीडर्स है वो जुड़ पाए, ना तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग है. इसका मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन कितना वीक और डायरेक्शनलेस हो चुका है. कांग्रेस ये जो यात्रा चला रहे हैं राहुल गांधी जी, देखो अपना देश यात्रा, भारत जोड़ो. ओके, वो पार्ट 2 चला रहे उसकी. इलेक्शन से हम हार्डली कपल ऑफ मंथ्स दूर है. कांग्रेस वाले कहते हैं कि ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, ये आइडियोलॉजिकल यात्रा है राहुल जी की. ठीक है, मान लिया. कांग्रेस के जो टॉप के इस वक्त के लोग हैं वो तो बैकपैक लेके उनके पीछे जा रहे हैं राहुल जी के. तो इलेक्शन की 2 महीने पहले अगर आप अपनी पूरी टॉप लीडरशिप को आपके पीछे बैकपैक लेके घुमाओगे फॉर अ यात्रा विच इज नॉट पॉलिटिकल. करेक्ट. So what does that say about your party? Yeah. That elections don't matter to you. That winning does not matter to you. They're completely directionless. Okay. Second, why they have fallen out of favor with the voters. Let's look at that. 90s जो अर्ली पीवी नरसिम्हा राव, उसके पहले राजीव गांधी जी का दौर, और फिर सोनिया गांधी जी का जो दौर रहा 2004 to 2014, जहां उन्होंने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के थ्रू देश को चलाया, हमने देखा कि करप्शन अपनी चरम सीमा पार कर चुका. और ये करप्शन का पैसा जाता कहाँ है? ये करप्शन का पैसा, ब्लैक मनी जो है, वो टेररिज्म के अनअकाउंटेड मनी जो है, इट गोज टूवर्ड्स एंटी नेशनल एक्टिविटीज, इट गोज टूवर्ड्स टेररिज्म. आप ये एंटी नेशनल फोर्सेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं पैसा बनाने के लिए, तो वहाँ गया पैसा. और हमने देखा कि जब ऐसा होता है तब सिक्योरिटी और लोगों की सिक्योरिटी goes for a toss because they get a free hand to do whatever they want to do in the country. मतलब कल जो रामेश्वरम कैफे में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ये तो मतलब हर हफ्ते की बात थी यूपीए के दौर में. हर हफ्ते कोई मार्केट में, कहीं स्ट्रीट पे कोई साइकिल बॉम्ब, कोई ये बॉम्ब, टेररिस्ट आर कमिंग या होल्डिंग तुम्हारा कैपिटल सिटी हॉस्टेज फॉर 3 days. तो
तो ये जब लोगों ने देखा कि देश के आम लोग, you know, every day innocent lives ऐसे ही we are losing because of this unhindered terrorism, Yeah. I think the people woke up. I think लोग जाग गए कि ये हम होने ही नहीं देंगे अब, और enough, मतलब they recaptured the country from an Italian. प्रियम, कहीं ना कहीं जैसे आपने बोला था इंदिरा गांधी के समय जैसे उन्होंने लॉ को भी अपने हाथ में ले लिया था। दे वांटेड जैसा वो चाहते थे वैसा लोग करें। तो अभी भी क्या वैसा ही सीन है कि जैसा वो चाहते हैं इनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो पॉलिटिशियंस जुड़े हुए हैं, वैसा ही करें, इनके तलवे चाटें? बिकॉज आई स्पोक टू फ्यू अदर पॉलिटिशियंस ऑल्सो बिफोर एंड दे वर लाइक कि पार्टी उन्होंने इसलिए छोड़ी क्योंकि अब वो तलवे नहीं चाटना चाहते थे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। देखिए, हम फिर से लॉ एंड ऑर्डर पर आते हैं क्योंकि अभी ही उनके कांग्रेस रन स्टेट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, जस्ट अ डे बिफोर वी आर रिकॉर्डिंग जी। दिस। तो हम फिर से थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं कि कैसे ये लोग कंप्लीटली जो ये टेररिज्म है उसको प्रमोट करते हैं या फिर वायलेंस को प्रमोट करते हैं। यू नो, आफ्टर इंदिरा गांधी डाइड, आफ्टर शी वाज असैसिनेटेड, एंड ऑफ कोर्स द बैक स्टोरी इज कि उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन ब्लू स्टार रन किया वो करना ही नहीं चाहिए था। शी शुड हैव हैड मोर रिस्पेक्ट फॉर you know, the holy place and all of that. Yes. Let's leave it there. But after she died, जो riots हुए दिल्ली में राजीव गांधी जी की निगरानी में, और ये मैं क्यों कहती हूँ कि राजीव गांधी जी की निगरानी में, ये तो सबको पता है कि उन्होंने बोला था कि when a big tree falls the ground around it will shake. Yes. So he justified कि हाँ violence तो होगा, we will take बदला for my mother's death. ये तो उन्होंने साफ साफ बोला है। That time, P.V. Narasimha Rao ji was Home Minister. Technically, protecting law and order was under him. लेकिन उनको बताया गया कि बाहर रहिए इसमें से, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हम पीएमओ से मैनेज करेंगे। अच्छा। यस। तो अभी हम इसे आज के लिए लेट्स कनेक्ट इट टू टुडेज सिचुएशन कि वो जो मानसिकता है कि गलत काम करो, नहीं करोगे तो आपको साइडलाइन किया जाएगा और हम हमारे उधर से मैनेज करेंगे जी। इससे जो ट्रूली देश का अच्छा करना चाहते हैं ऐसे लीडर्स, वो ये नहीं टॉलरेट करते। करेक्ट। और अब उनके पास एक दूसरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है जहां वो जा सकते हैं। इसलिए काफ़ी सारे लीडर्स अब दूसरी पार्टीज, मतलब स्पेसिफिकली बीजेपी में माइग्रेट होते हैं या इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, जैसे कि गुलाम नबी आज़ाद साहब, राइट? सो द अदर पॉइंट दैट आई वांट टू मेक इज कि कांग्रेस पार्टी अब खुद जान गई है कि जब तक डेमोग्राफी भारत की चेंज ना हो तब तक वो वापस पावर में आएंगे नहीं। तो तब तक दे हैव टू कीप द सीट वार्म, और सीट को वार्म रखने के लिए दे हैव टू बिल्ड दिस इमेज ऑफ देयर फैमिली, दिस नेहरू गांधी डायनेस्टी, यू नो, दे हैव टू बिल्ड दैट, कीप दैट इमेज अलाइव कि हम रूलर्स हैं, हमारे आसपास लोग घूमते हैं, यू नो, हम आपको बिस्किट नहीं देंगे अगर आप नहीं खाएंगे तो डॉगी को दे देंगे। ये जो राजा वाली मानसिकता है ये उनको कंटिन्यू रखनी पड़ेगी जब तक उनकी जो इच्छा है कि डेमोग्राफी चेंज हो जाए और फिर हमें वोट मिले, you know. So that is why I think the leaders are getting disconnected from the party. पर इनका जो इंटरनल इकोसिस्टम है फंक्शनिंग का, कहीं ना कहीं ये ऑटोक्रेसी के दलदल में फंसते जा रहे हैं। वही है ना, क्योंकि उनको पता है कि वो जीत तो नहीं पाएंगे अब बहुत साल, जब तक मुसलमान का हिंदू मुस्लिम का जो ये रेशियो है वो बदलेगा नहीं, तब तक भारत उन्हें वोट इन नहीं करेगा। वो भी जानते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें अपना जो वो ऑटोक्रेटिक स्ट्रक्चर है और अपनी खुद की फैमिली की जो इमेज है वो बरकरार रखनी पड़ेगी। उनके लिए ज़रूरी है, उनके लिए ज़रूरी है। दे हैव टू कीप द सीट वार्म।
एज अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट आप कांग्रेस का भविष्य कैसे देख पा रही है? I think the party is finished. Yeah. The party is finished. The only hope they have, like I said, is कि कुछ जो states है border areas, जैसे वेस्ट बंगाल है, नॉर्थ ईस्ट है, ऑफ कोर्स राजस्थान, कुछ केरला है, वहाँ वो इलीगल इमिग्रेशन से लोगों को ला के डेमोग्राफी चेंज कर दे, स्लो पॉइजन, Yeah. और 20 साल 25 साल बाद जब डेमोग्राफी चेंज हो जाए तो फिर उनको हो पाए कि अब हमें चुनेंगे ये लोग वापस. लेकिन the prime minister is smarter than them, and Yes. this is why we need NRC and CAA. Yes. Talking about सोनिया गांधी, अगर इनका अत्यधिक इंटरफेरेंस या यूँ कह लीजिए सोल डिक्टेटरशिप नहीं होता तो क्या हमारे जो आदरणीय एक्स पीएम हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्या इनके फैसले अलग होते या ये कुछ अलग तरीके से रूल कर पाते या एक विजन दे पाते इंडिया को? पॉसिबल है कि दे पाते, और ये भी पॉसिबल है कि नहीं भी दे पाते. उनका कितना कैलिबर है एज प्राइम मिनिस्टर वो देश को देखने का मौका ही नहीं मिला, तो हम कमेंट नहीं कर सकते कि वो अच्छे प्राइम मिनिस्टर बनते कि नहीं. लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि उनका मोडस ऑपरेंडी बोलते हैं कि कुछ भी अच्छा हो जाए उनसे, वो क्रेडिट तो सोनिया जी को ही देना पड़ेगा, और कुछ बुरा हो जाए देश में उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेना पड़ेगा. तो आई से दिस अगेन एंड अगेन दैट मुझे नहीं लगता है कि सोनिया जी ने भारत के इंटरेस्ट्स के लिए कुछ काम किया है, या उनमें ऐसी कोई क्षमता है कि भारत के इंटरेस्ट के लिए वो काम करे. हर in my opinion her loyalty lies outside of India, not in India, not for Indians. जी, मुझे एक बात बताइए, नेहरू फैमिली और गांधी फैमिली में जो ये मर्डर्स होते हैं हैज़ बीन थ्रू कंट्रोवर्शियल मर्डर्स, राइट? क्या रीजंस हैं इन कंट्रोवर्शियल मर्डर्स के पीछे? Thank you for asking me this question. Somebody asked me this question finally. Go ahead. Yeah, so इन मर्डर्स के पीछे क्या रीज़न है, और कहीं ना कहीं क्या इज देयर अ हाई पॉसिबिलिटी कि जो विक्टिम है वही रिस्पॉन्सिबल है इन मर्डर्स के लिए? मैंने कुछ हफ्ते पहले एक किताब पढ़ी है जी. उस किताब के कवर पे राहुल गांधी जी की फ़ोटो है, और बड़ी 300 पेज की किताब है, और वो किताब का मेन पॉइंट ये है कि राहुल जी इतनी इमोशनली डिस्टर्ब्ड है क्योंकि उन्होंने इतने परिवार वालों को खोया है, तो उन्हें चांस देना चाहिए. ये किताब का मेन पॉइंट है कि दैट दे हैव सफर्ड अ लॉट. राहुल गांधी जी भी और उनकी बहन भी जब मौका मिले, जितने मौके मिले, हर स्पीच में वो बोलते हैं कि हमने हमारे पिता की कुर्बानी दी है, मेरी दादी देश के लिए शहीद हुई है. इसे शहीद होना नहीं बोलते हैं, इसे अपने कर्मों का फल मिलना बोलते हैं. आपने जिस तरीके से सिखों को मारा है बेरहमी से, तो कभी ना कभी तो ये तो भगवान का कर्म है. दिस इज तो काल चक्र, राइट? सेम थिंग विथ राजीव जी. जिस तरीके से जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स एक्टिव थे देश में, जिस तरीके से उन्हें प्रोत्साहित किया गया था, राइटिंग अलाउ कर रहे थे वो, तो ये तो काल चक्र का हिसाब है ना. दिस इज नॉट शहीदी इज व्हाट जवान्स डू एट द बॉर्डर, कि अपने लैंड को बचाने के लिए बुलेट लेते अपने सीने पे, उसे शहीद होना बोलते हैं. कर्मों का फल मिलना शहीद होना नहीं होता है. तो कहीं ना कहीं victim is accountable for all of this. Of course, the country has held them accountable. Yeah.
And then why? I mean, still, फिर you भी know, because they want that pity ना, they Yeah. want that sympathy. पर कब तक चलेगा ये पिटी बहुत और चलता है sympathy? सिंपैथी वोट्स तो बहुत, ये सिंपैथी पॉलिटिक्स तो बहुत चलता है. तो ये किताब क्यों लिखवाई गई? यही सिंपैथी के लिए. ये यात्रा में जगह जगह जाके बोलते क्यों है कि हमारे परिवार वाले शहीद हुए? सिंपैथी के लिए. बहुत चलता है पॉलिटिक्स में. जी जी. जब हम मर्डर्स की बात कर ही रहे हैं तो कुछ राजीव गांधी के मर्डर के बारे में, इफ यू कैन गिव some insights about it. So again, like I said, that if you're going to encourage elements in the country, उनको आप फ्री हैंड देंगे कि आप जैसे चाहे ऑपरेट कीजिए, हमारे वोट बैंक को इन्फ्लुएंस कीजिए. ये जो तुष्टीकरण की राजनीति आप इतनी करेंगे, ये इलीगल इमिग्रेशन जो आज भी अलाउ करते हैं, वो आप इतना करेंगे तो इवेंचुअली राक्षस इतना बड़ा हो जाएगा कि आपके कंट्रोल से भी बाहर चले जाएगा. Which is why maintaining law and order is so important. This is also why their family members have lost their lives. Yeah. उन्हीं के क्रिएट किए हुए राक्षस है ये, जिन्होंने उनको मारा है. Yeah. The Rajiv Gandhi Both. murder also. And संजय गांधी तो because of his own karma. I remember संजय गांधी का एक एनेक्डोट है कि वो जब प्लेन उड़ाते थे, एक बार उनकी बीवी बैठी थी प्लेन में, और जिस तरीके से उन्होंने फ्लाई किया वो प्लेन, लैंड होते हुए शी सेड आई विल नेवर सिट इन द प्लेन विथ यू अगेन. आई एम वेरी हैप्पी टू कम ऑन ग्राउंड अलाइव. आई विल नेवर सिट विथ यू अगेन. सो अगेन ही वाज द अनडिक्लेयर्ड प्रिंस, Correct. अनडिक्लेयर्ड प्राइम मिनिस्टर, जैसे चाहे वैसे चला सकते थे. आई थिंक कमलनाथ ऑल्सो टोल्ड हिम, अरुण नेहरू ऑल्सो टोल्ड हिम दैट यू बी केयरफुल. वंस अगेन अगर आपकी जो बुरी आदतें हैं, as a mother you have 2 children, I have 1 child, when we see something wrong in our kids we stop them, right? We say कि ये आदत बुरी है. अगर आप उन्हें एक राजा की तरह करने दोगी उनके सब गलत काम, कि you are the king, you can do whatever you want, then that is going to come and bite you, and that is Sanjay Gandhi's death. That's the fact. How do you see India's development in terms of economic, social, geopolitical and international areas? कैसे देखते हैं आप? So finally I have hope that we have a leader who is saying कि मैं जिम्मेदार हूँ कि 25 years from now हम डेवलप कंट्री बनेंगे. अगर नहीं बनेंगे तो मैं जिम्मेदार हूँ, मेरी पार्टी जिम्मेदार है, हम अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, हमें निकाल दीजिए. लेकिन अब हमें ये टाइम फ्रेम में डेवलप कंट्री बनना है. हमने एज इंडियंस इतने दशकों तक हर 5 साल के हिसाब में रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, the films were also making fun of that. Politicians को आप देख लीजिए कैसे पोर्ट्रे होते हैं हर स्पीच में, हम रोटी देंगे, हम कपड़ा देंगे, हम मकान देंगे, हम पानी देंगे, सड़क देंगे, ऐसे ही पोर्ट्रे होते थे. फाइनली, और वो भी गरीबी हटाओ के नाम पे. The funny thing is कि गरीबी हटाओ के नाम पे ये स्पीचेस लगातार होती रहती थी, लेकिन किसी को ना तो एक भी चीज इसमें से मिलती, और फिर से 5 साल बाद वही स्पीच. फाइनली वी हैव अ गवर्नमेंट जो ये नारा नहीं लगा रही है, लेकिन जिन्होंने एक्चुअल 25 करोड़ लोग को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है और भारत को एक्सट्रीम पॉवर्टी मुक्त किया है विदाउट नारा. ऑल्सो कहीं ना कहीं भारत को एक भक्ति की डोर में बांधा है. व्हेन वी सी राम मंदिर, मैंने कोई पॉलिटिकल लीडर को किसी मंदिर में जाके साष्टांग वो कहते हैं ना दंडवत नमस्कार करते हुए नहीं देखा, which he is doing it. Yes, very true. और आज हम इकोनॉमिकली नंबर 4 पे है, फ्रैजाइल 5 में थे 11 नंबर पे. और फ्रैजाइल 5 मतलब ऐसे माना जाता था कि भारत की इकोनॉमी किसी भी वक्त टूट सकती है और उस वजह से पूरी दुनिया सफर करेगी.
हम उस लेवल पे थे। जी वहाँ से प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी सरकार ने हमें टॉप 4 में लाया है। वो लोग बोल रहे हैं कि और 2-3 साल में नंबर 3 पे चले जाएंगे। yes. उसके बाद रह गया अमेरिका और चाइना। अमेरिका और चाइना को बीट करने के लिए सिर्फ men and machines will not be enough. You will need a civilizational wisdom. You will need a civilizational pride. जो हमारे पास है अब जो हमारे में जागृत हो रहा है, बच्चा उतर रहा है। यस अब जागृत, क्योंकि हमें इतने सालों तक राव्या ये ही पढ़ाया गया कि आप जैसे खाते हो वो गलत है, आप जैसे रहते हो वो गलत है, आप जो पहनते हो नॉट गुड इनफ। वो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में हमें बांध दिया। You have to talk in English. यस वो हिंदी में बात नहीं करेक्ट, करना है, वो हिंदी टॉकिंग इज इंफीरियर। करेक्ट, वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में हमें वो बांधा गया था। लेकिन अब जब हमें प्राइड हो रहा है सिविलाइजेशनल, तो इट्स लाइक द होल कंट्री स्पेशली द यूथ, उनको पंख मिल जाएंगे उड़ने के लिए। और ये दिस इज व्हाट द प्राइम मिनिस्टर हैज अचीव्ड एंड टू मी दिस इज हिज बिगेस्ट अचीवमेंट। यस बट प्रियम, कहीं ना कहीं द पॉपुलैरिटी ऑफ पीएम मोदी हैज क्या कहते हैं समवॉट ओवरपावर्ड द आइडेंटिटी ऑफ बीजेपी। आपको नहीं लगता है? क्योंकि मोदी की गारंटी ही इलेक्शन कैंपेन्स का फेज बन चुका है, और ये मतलब क्या एक चेहरे ने पार्टी को साइडलाइन कर लिया है, ऐसा है? या बीजेपी लोगों के विश्वास पर पे अपना अगला मूव चलाना चाहता है? नहीं, ऐसे नहीं है। देखिए, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोर्स इज द फेस ऑफ द कंट्री, इज द फेस ऑफ द पार्टी एंड दैट इज द ट्रूथ करंटली। लेकिन इसके साथ ये भी सच्चाई है कि पार्टी हर एज ग्रुप, हर 5-5 साल के एज ग्रुप के एटलीस्ट 10 बड़े लीडर को ग्रूम कर रही है। ओके, यू नो, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गुजरात से कैंपेन करने लगे फॉर एज CM फॉर द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर व्हेन ही वाज चोजन, किसी को नहीं पता था कि ही विल बी चोजन, करेक्ट, राइट? नो वन, बट ही वाज एंड ही इज रनिंग इट। तो उनके बाद, और भगवान करे बहुत सालों तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन उनके बाद मुझे लगता है पार्टी इज प्रिपेयर्ड। जी, maybe they are just not willing to disclose who that person will be right next. now. जी पर बीजेपी, But I also want to make one more point in this. BJP is the only national party जो meritocracy पे चलती है। अगर आप में मेरिट है, अगर आप अच्छा काम करते हैं, अगर आप कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, तो बीजेपी सिर्फ एक लौती ऐसी पार्टी है जो आपको प्राइम मिनिस्टर बना सकती है। ओके, it can happen It can happen on your merits, on your merit, all basis on your merit, on your merit, right? लेकिन बीजेपी मार्केटिंग को अक्सर प्रोपेगेंडा से क्यों जोड़ा गया है? कुछ तो लोगों ने नोटिस किया होगा। I tell you, बीजेपी ये जनसंघ बैकग्राउंड ये जो है वो एक इम्प्रेशन है कि ये मिडिल मैन जो इनके सपोर्टर्स है, ट्रेडर्स की पार्टी है, ये जो एक उनका सपोर्ट बेस है। ये सच है कि देयर कम्युनिकेशन इज नॉट एज how to say evolved as the communication of the Congress or its ecosystem. क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंस से लेकर 2014 तक इन्होंने इतने साल इतने इंटेलेक्चुअल्स को नॉट ओनली इन इंडिया, बाहर भी वो नेटवर्क्स बनाए, ग्रूम किया, पैसे इतने दिए, तो उनकी स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है जी। प्लस आप एक नेचुरल ये देख लीजिए कि जो ग्लोबल मीडिया है वो नेचुरली सेंटर ऑफ लेफ्ट है मेजॉरिटी, तो राइट ऑफ सेंटर मैसेजेस वैसे भी पेनिट्रेट करने डिफिकल्ट है। प्लस बीजेपी मतलब दे आर इन द मेन स्ट्रीम ओनली फॉर 10 years एज कंपेयर टू सो मेनी years that the Congress got to build that इंटरनेशनल नेटवर्क एंड इंटरनेशनल इकोसिस्टम। इनकी भी बन जाएगी और 10-20 साल दे दीजिए जी। हाँ, होगा जरूर, होगा जरूर। यस। पर क्या मेजर चैलेंजेस हैं अभी दैट द रूलिंग पार्टी इज फेसिंग
right now? Of course, I think ये क्लियर है कि कोई भी आप इंटरनेशनल कोई इवेंट देख लीजिए, वहाँ प्राइम मिनिस्टर का जो दर्जा है इन कंपेयर टू वर्ल्ड लीडर्स, that say is here. But then you see, say, Wall Street Journal, New York Post, New York Times, Guardian, यूरोप के आप मीडिया को देख लीजिए, अल जजीरा देख लीजिए, कंसिस्टेंटली उनका एक ही वो ऐसे खिल्ली पे मारते ना, एक ही नैरेटिव है कि मोदी गवर्नमेंट, फैशिस्ट गवर्नमेंट, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो एक ही उनका नैरेटिव चलाते हैं, बिकॉज see, this is geopolitics. Everything is about balance. Yeah. So they see कि वो जो दर्जा बढ़ रहा है देश का because of Prime Minister Modi, उनको उसे नीचे खींचने के लिए the media networks work and are consistently active. But this is geopolitics. Yeah. But where do you see India under the vision of PM Modi? Under the vision and his leadership कह लीजिए कि आप कहाँ देखते हैं? Under Prime Minister's vision, of course, I see कि हम काफ़ी आगे economically. I think we will come to number 3. That we will become the third largest economy in the world under the Prime Minister's leadership. But I also see ये हमारे generation देख के जाएगी कि ये देश कैसे विकसित देश बनेगा. वो तो शायद मोदी जी प्राइम मिनिस्टर होंगे भी नहीं देखने के लिए, लेकिन वो ऐसा बेस तैयार करके जाएंगे कि हम और आप अपनी लाइफ टाइम में हमारे देश को विकसित देश देख कर जाएंगे. जी, तो वो अभी स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट कर रहे हैं इसके लिए. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने. टेल मी समथिंग, जो आपकी किताब है आपने लिखी है, व्हाट इफ देयर वाज नो कांग्रेस, उसी पे मैं सवाल पूछती हूँ. व्हाट इफ देयर वाज नो कांग्रेस, व्हाट इफ देयर वाज नो नेहरू, आज हमारा देश कैसे इवॉल्व होता इन ऑल दीज इयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस? देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि जो हम देश या हमारी ज़मीन की बात करते हैं, भारत माता की बात करते हैं, ये भी एक जीवित भगवान स्वरूप एंटिटी है. और जो भी एलिमेंट एंटिटी जीवित होता है, उसकी अपनी खुद एक कार्मिक साइकिल होती है. कुछ तो कार्मिक साइकिल रही होगी जिस वजह से हमें ऐसे परिवार के नीचे रहना पड़ा इतने साल, हमारे देश को एज रूलर्स. लेकिन ये भी सच है कि चक्र है समय का, काल चक्र, और वो घूमा, और अब हमें मोदी जी और उस तरीके की जो आइडियोलॉजी जो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे ग्रेट्स छोड़ के गए हैं, वो अब चक्र के घूमने से वो आइडियोलॉजी फिर से आ गई है. तो ये भारत माता का भी उसमें एक कार्मिक एक वो बोल सकते हैं impact. But I do understand and I do accept that we went through कि of course जो हम गुलामी का दौर बोलते हैं, जो मुग़लों से शुरू हुआ और फिर ब्रिटिश ने कंटिन्यू किया, मुझे लगता है कि वो गुलामी 2014 तक कंटिन्यूड रही. हम ट्रूली 2014 के बाद ही इंटेलेक्चुअली फ्री होना रियली शुरू किया है हमने. और इतने कम समय में देखिए वो 47 से होता तो हम कहाँ होते आज. इतने कम समय में अगर हम इतने इवॉल्व हो चुके हैं तो जी, अगर बिल्कुल जी, राइटली सेड. बट द टाइम इज नाउ एंड द टाइम इज राइट. या द टाइम इज राइट. आप मोदी जी से मिल चुके हैं. हाउ इज़ ही, आई मीन हाउ वाज योर एक्सपीरियंस जब आप उनकी आइडियोलॉजी के अगर बारे में हम बात करें तो कुछ बताइए उनके बारे में. Honestly, when I was face to face with him, मेरे मन में तो यही था कि he's the best thing that has happened to our country. तो एक तो I was full of gratitude that I get to meet somebody who's changing the destiny of our country. And second thing जो मेरे मन में था वो यही था कि मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ देश के लिए जी, जिससे उनको थोड़ी सी मदद मिल जाए, ड्रॉप इन द ओशन,
और आज भी मैं इसी विचारधारा से करती हूँ कि जो भी मैं कर पाऊँ वो उन्हें कुछ कुछ मदद हो और देश के लिए कुछ अच्छा हो मेरे एफर्ट से. जी सो वेरी इंस्पायरिंग लीडर एंड आई होप कि मैं उनके लीडरशिप और गाइडेंस में आगे काम कर पाऊँ. जी थैंक यू प्रियम थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल कॉन्वर्जेशन मैं चाहती तो नहीं कि ये कॉन्वर्जेशन यहाँ रुके जी बिकॉज देर आर लॉट मैनी क्वेश्चंस बट यू नो समय जी सीमित है हमारे पास सो बट इट वाज अ वंडरफुल इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन या अबाउट if there was no Congress, what happened, you know, before the या independence. I think लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमारे पॉडकास्ट द्वारा. So प्रियम मोदी के बारे में हमने डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स में लिखा हुआ है एंड वी हैव शेयर्ड हर लिंक एंड यू नो इंस्टाग्राम हैंडल्स ऑल्सो सो डू फॉलो हर और आप इनकी किताब पढ़ें वेरी इंटरेस्टिंग बेस्ट सेलर किताबें हैं अंटिल नेक्स्ट टाइम हमारे दिल में देश के लिए सेवा भावना रखते हुए विल मीट थैंक यू अगेन जय हिंद थैंक यू. थैंक यू प्रियम